आस लेकर भागी दामाद। रानी का घर एक मीडियम लेकिन प्यार भरा संसार था, जहां उसकी माँ सुनीता की ममता, पिता दामोदर का अनुशासन, भाई जीतू की परवाह और भाभी सोनल की चुलबुली बातें रानी की दुनिया को रंगीन बनाए रखती थी। रानी, लड़का अच्छा है, तुम्हारे लिए एकदम ठीक। सरकारी नौकरी है, घर भी अच्छा है, अब क्या कमी रह गई? आप लोग इतनी जल्दी कैसे तय कर सकते हैं? क्यों, तू शादी में 10 साल की रिसर्च करना चाहती है क्या? रानी की तो लिस्ट है, लंबा हो, स्मार्ट हो, कमाए भी, खाना भी बनाए। कम से कम मेरा नाम तो मत लो सबके सामने। हमने सब देख परख लिया है, अब बस तुम्हारी हाँ सुनना बाकी है। देख रानी, जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने होते हैं। और शादी तो ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी तरस जाए। बड़ी आई कवि, पहले अपनी शादी संभालो फिर ज्ञान बांटना। लेकिन रानी, लड़का सच में बढ़िया है। आप सबको तो बस मेरा ब्याह करवाना है, कोई मेरी बात भी सुनेगा? बेटा, तुझे जब अमित से मिलवाएंगे तब खुद समझ में आ जाएगा। और हाँ, शनिवार को लड़के वाले आ रहे हैं, कुछ रहना नहीं चाहिए रसोई से लेकर रिश्तों तक। मैं तो कह रहा हूँ, अमित को देख के रानी खुद बोलेगी, हाँ मैं तैयार हूँ, जल्दी से शादी कर दो मेरी। और फिर ससुराल जाकर हमें भूल मत जाना महारानी। ना, मैं भी तैयार नहीं हूँ। कभी कोई पूरी तरह तैयार नहीं होता रानी, वक्त के साथ सब सीख जाता है। हमने जो सोचा है वो तेरे भले के लिए है। तो शनिवार को आ रहे हैं? हाँ, और तू रेडी रहना, साड़ी वाड़ी कुछ नया पहन लेना और मुस्कुराना मत भूलना, वरना लड़की वाले कहेंगे बहू कम और जोकर ज्यादा है। भाभी। देखते ही देखते शनिवार का दिन भी आ जाता है। रानी का घर, ड्राइंग रूम खूबसूरती से सजा हुआ था। तभी बाहर से कार की आवाज आती है। लड़के वाले आ पहुंचे थे, अमित, उसकी माँ चित्रा, पिता विजय और छोटा भाई रोहन। आ गए। सोनल, जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ, मेहमान दरवाजे पर खड़े हैं और हम अब तक थाल भी नहीं लाए। तुम थाली लो या परात, अमित को ताड़ने से मत चुकना। सोनल दरवाजा खोलती है, सामने अमित और उसका परिवार सभी मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। स्वागत है आप सबका, बहुत अच्छा लगा कि आप समय निकाल कर आए। हमें भी बहुत खुशी है सुनीता जी, रानी के बारे में बहुत सुना है, अब खुद देखेंगे तो पता चलेगा कि बातें कितनी सच है। हंसी का माहौल बनता है, सब बैठ जाते हैं। सोनल सबको पानी देती है। सरकारी लड़का है तो अब तो हमारी रानी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर रानी ने हाँ कर दी तो मैं खुद उसे रानी बनाकर रखूंगा। लड़की बहुत सीधी है, थोड़ा शर्मिली भी, समय लगेगा खुलने में। हमें सीधी सादी बहू चाहिए, पर साथ ही जो घर समझे और बड़ों की इज्जत करे। हम दिखावा नहीं करते, बस सच्चे रिश्ते में भरोसा रखते हैं। और हम रानी के लिए ऐसे ही सच्चे लोगों की तलाश में थे। भैया को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी रानी, बस सब्र से इंतजार किया। अब इंतजार की घड़ी खत्म, मिठाई लाओ। रानी कमरे से बाहर आती है, हल्की मुस्कान के साथ। सबकी नजर उस पर जाती है। अमित उठकर खड़ा हो जाता है। नमस्ते रानी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते। सादगी तो बहुत है, बस यही तो चाहिए हमें। रानी, जरा मिठाई दे दो मेहमानों को। रानी झिझकते हुए मिठाई देती है। अमित की नजरें उससे हटती नहीं। हमें तो कोई एतराज नहीं है, अब आपकी तरफ से। हमें भी सब मंजूर है, अगर रानी भी तैयार हो। जी, मुझे मंजूर है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठता है। सोनल सबसे ज्यादा खुश हो जाती है। चलो अब तो शादी की तैयारियां शुरू। और मैं बारात में सबसे आगे नाचूंगा। हमने बहू नहीं, लक्ष्मी ढूंढ ली है। बस रानी को खुश रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। शादी संपन्न हो चुकी थी। मंडप अब शांत था। रानी विदाई के लिए तैयार खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू, थकान थी। अमित उसका सहारा बना खड़ा था। सुनीता की आंखों में गर्व और गम साथ बह रहे थे। अमित बेटा, तुझे देखकर अब दिल को सुकून है। रानी को तुम जैसा साथी मिला, इससे बड़ी बात कोई माँ क्या ही मांगेगी। अब चिंता मत कीजिए मम्मी जी, रानी अब मेरी जिम्मेदारी है, पर आपकी बेटी ही रहेगी। अब तो मैं दोनों जगह की हो गई माँ। हमें भूल मत जाना रानी,
वरना तेरी सास से शिकायत करूंगी मैं। आपसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है भाभी। बहन को यूं पराये घर भेजना आसान नहीं होता, लेकिन जब दामाद अमित जैसा हो तो दिल मान जाता है। बेटिया, अब तुम्हारे घर में भी माँ जैसी ही सास मिले और हर सुबह तुम्हारे चेहरे पर बस मुस्कान हो। अब सबने जो प्यार दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अब जल्दी जल्दी यहाँ आया करो, वरना माँ की तबीयत पूछने के बहाने हम सब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मैं हर महीने आने का वादा करती हूँ और मैं हर रोज तुझे याद करने का। पूरा परिवार रानी को घेरे हुए उसके गले लगता है। हल्का रोना और हंसी साथ साथ चल रहा होता है। शुरुआत थोड़ी मुश्किल है, पर तुम साथ हो ना हमेशा। विदाई की रस्म के बाद रानी ससुराल चली गई, लेकिन मां सुनीता की आंखें रोज उसे ढूंढती रहती। वक्त बीता, सुनीता और अमित के बीच अनोखी दोस्ती पनप गई। सास दामाद नहीं, जैसे दो बचपन की यार हो। ये रिश्ता गहराता होता चला गया। एक दिन सुनीता का मोबाइल बजता है। लो फिर से फोन। रानी होगी नहीं आसपास, तभी दामाद जी को माँ याद आई है। सच में आज बॉस ने इतना पकाया कि सोचा आपसे बात करूं, थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम नौकरी करती हो या युद्ध लड़ती हो? दोनों। बस फर्क इतना है कि ऑफिस में तलवार की जगह मेल और मीटिंग होती है। चलो अच्छा है, बहू की तो शिकायत नहीं करनी ना। अरे बहू तो एकदम राजकुमारी है, पर उसकी माँ तो महारानी निकली। ज्यादा मक्खन मत लगाओ। आज भी सुबह दूध जलाया था तुमने? अरे वो तो एक्सपेरिमेंट था, अगली बार उबाल कर ही भेजूंगा। अमित, तुम ना होते तो मैं कब की उदास हो जाती। और आप ना होती तो मेरी जिंदगी से सुकून चला जाता। ऐसा लगता है जैसे कब से जानती हूँ मैं तुम्हें। आप मेरे लिए दोनों हैं, माँ भी और मेरी सबसे पक्की दोस्त भी। सही कहा, कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। और ये रिश्ता अब टूट नहीं सकता, चाहे रानी डांट दे या दुनिया से। इधर दोनों की हंसी फोन पर गूंजती है। उधर रानी रसोई से निकलकर बालकनी में आई होती है कि उसे मोहल्ले की कुछ औरतों की बातें सुनाई देती है। वो थोड़ा रुककर चुपचाप सुनने लगती है। अरे तुम लोगों ने वो कानपुर वाली खबर सुनी? कौन सी? वही सास दामाद वाली? हाँ वही। सास को दामाद से इतनी दोस्ती हो गई कि प्यार में बदल गई और फिर दोनों भाग लिए। अरे रे भगवान, माँ जैसे रिश्ते का क्या हाल बना दिया है आजकल लोगों ने। सुना था दामाद हर रोज फोन करता था, कभी चाय कभी बातें, और सास को लगा कोई उसे समझने वाला मिल गया। सास की उम्र क्या होगी? औरत की उम्र 50 के पार और लड़का 30 का। शर्म नहीं आई होगी क्या दोनों को? अब दामाद से हंसी मजाक करने से भी डर लगने लगा है, कौन जाने कब रिश्ता बदल जाए। हम तो अपनी बहुओं को भी मुंह लगाने से डरते हैं, अब दामादों से भी दूरी बनानी पड़ेगी। ये तो वही बात हो गई कि कल को कोई पूछेगा माँ कहाँ है, तो जवाब मिलेगा दामाद के साथ भाग गई। दोनों की हंसी गूंजती है, लेकिन रानी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर तनाव और मन में शक पनप रहा था। परेशान होकर वो अपनी भाभी को फोन लगाती है। भाभी, आपसे कुछ पूछना है, पर मजाक मत उड़ाना। अरे क्या बात है रानी, इतनी रात को फोन? कहीं कुछ पकड़ा क्या? भाभी, माँ और अमित आपस में बहुत बातें करते हैं ना, जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। अरे वाह, इससे तो ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। भाभी, आज मोहल्ले में ना औरतें कुछ अजीब बातें कर रही थी, सास दामाद के भागने की। क्या? ओह, तो अब समझ में आया, तभी माँ इतनी हंसती है और वो भी हर बात पर माँ को डियर डियर करता है। आपने कुछ देखा है? देखा तो नहीं, सुना है, और वो भी खुद की अपने कानों से। क्या? एक दिन बातें करते सुना था, रात में निकल जाए या दिन में, जैसे भी निकले चुपचाप निकलेंगे। हैं? ये आप क्या कह रही हो भाभी? और तो और, मैंने उस दिन की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, तुम चाहो तो भेज दूं, खुद सुन लेना। भाभी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम बेवकूफ नहीं हो रानी, आंखें खोलो, वक्त रहते संभाल लो सब कुछ।
रानी सब्जी मंडी में माँ और अमित को हाथ पकड़कर हंसते देखती है। शक और डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बिना कुछ कहे वो घर लौट आती है। उसकी आंखें नम है और दिल भारी होता है। बिस्तर पर बैठकर कांपते हाथों से अपनी भाभी सोनल को फोन मिलाती है। भाभी, भाभी, आपने जो कहा था शायद सच है। क्या हुआ रानी? सांस तो ले, क्या देखा तूने? मैं मंडी गई थी, वहाँ माँ और अमित साथ थे। अमित ने माँ का हाथ पकड़ रखा था, दोनों हंस रहे थे। भाभी, हंस रहे थे या इशारे कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ ना कुछ पकड़ा है। मुझे तो शुरू से शक था तेरी माँ पर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तेरी माँ है, कोई देवी नहीं, और तेरा पति भी कोई साधु संत नहीं है। अब क्या करूं भाभी? अब चुपचाप मत बैठ, पीछा कर, नजर रख दोनों पर, वरना ये भाग जाएंगे किसी दिन। पर अगर मैं गलत निकली तो? गलत निकली तो माफी मांग लेना, पर अगर सही निकली तो फिर पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आप सही कह रही हैं। और सुन, आज आधी रात को नजर रखना, ये दोनों तभी ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैंने खुद सुना था, रात के 2-2 बजे तक बातें करते हैं ये लोग। ठीक है भाभी, आज देखती हूँ सब कुछ। गहरी रात के सन्नाटे में दीवार की घड़ी में 2 बज रहा था। रानी करवटें बदल रही थी कि अचानक अमित का फोन बजा। स्क्रीन पर स्वीट मॉम और नीचे उसकी माँ का नंबर था। रानी सिहर गई। तभी पीछे से अमित आया और उसने रानी के हाथ से झट से फोन छीन लिया। क्या कर रही थी तुम? मेरा फोन क्यों छुआ तुमने? मैं वो फोन बज रहा था तो देखा। अगर मेरा फोन बजेगा तो मैं उठाऊंगा, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में घुसने की? पर उस पर कुछ लिखा था, स्वीट और हार्ट बना था। हाँ लिखा था। अपने फोन में मैं जो चाहूं नाम रखूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन वो नंबर। बस अब तुम्हारा सवाल और फालतू की बातें शुरू हो गई। मैंने कुछ गलत देखा हो तो बताओ। हाँ देखा है गलत। तुम हमेशा वही देखती हो जो तुम्हें देखना होता है। माँ रात को वो क्यों कॉल करेंगी? अब एक शब्द और मत बोलना रानी, वरना ये बात बहुत आगे जाएगी। तुम इतने बदल गए हो अमित। पहले तो सब कुछ बताते थे, अब छुपाते हो। क्योंकि अब तुम्हारी सोच जहर बन गई है। हर बार सफाई नहीं दूंगा मैं। रानी चुपचाप आंसू बहाते हुए सो जाती है। अगली सुबह उसका मन उथल पुथल में डूबा रहता है। रसोई में ध्यान नहीं देती, कभी सब्जी जल जाती है, कभी दूध उबल कर गिर जाता है। सास चित्रा चुपचाप ये सब देखती रहती है। रानी, ये क्या हाल बना रखा है रसोई का? वो मम्मी जी, मेरा ध्यान। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? न जाने कौन सी खिचड़ी पुलाव पक रहा है तुम्हारे दिमाग में। माफ कीजिए, गलती हो गई। हर दिन गलती, हर रोज कोई ना कोई बखेड़ा। अगर यही हाल रहा तो सीधे अपना मायके चली जाओ। मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए माँ के पास चली जाऊं। हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। वहां जाओ, शांति भी मिलेगी और सारा तमाशा भी वहीं रह जाएगा। चित्रा के तानों में रानी को अपनी योजना दिखती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं मायके चली गई तो माँ पर नजर भी रख पाऊंगी, फिर भाभी भी साथ होगी, कम से कम सच्चाई तो सामने आएगी। आप कुछ बोलोगी भी या मौन व्रत धारण कर लिया? माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे थोड़े दिन के लिए माँ के पास जाने दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी। ठीक है, चली जाओ, लेकिन वहां रहकर खुद को भी संभालना और यहाँ के भी हालात समझना। जी मम्मी जी, जल्दी ही लौटूंगी। रात की बेचैनी के बाद रानी ने सच्चाई जानने की ठान ली थी। सुबह होते ही वो मायके पहुंची। माँ चौंकी, भाभी मुस्कुराई, पर रानी की आंखों में अब मासूमियत नहीं, शक और साजिश की परछाई थी। वो हर वक्त माँ की हर हरकत पर नजर रखने लगी। अब तो ये बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गई है। सुनीता चुपके से कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद करती है और मोबाइल निकालती है। हेलो अमित, मुझे लगता है रानी को हम पर शक हो गया है। अब हम ज्यादा कॉल नहीं कर सकते। क्या? पर हम कैसे बात करेंगे? अब से सिर्फ चैट और सिर्फ मैसेज पर, समझे? रानी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उल्टे पांव जाकर भाभी से मिलती है। भाभी, मैंने खुद अपनी माँ को अमित से कहते सुना कि अब भी कुछ और सुनना बाकी है क्या? मैं तो पहले ही कह रही थी। अब एक काम करो। क्या? अपने पति को कसमें खिलाओ, कहो कि माँ का नंबर डिलीट करे और ब्लॉक भी कर दे। ठीक है भाभी, आज ही करती हूँ।
रानी अमित को कॉल करती है और उसे कहती है, अमित, मुझे एक बात कहनी है। तुम्हें मेरी कसम है, माँ का नंबर डिलीट करो और उन्हें ब्लॉक करो। रानी, ये क्या जिद है? कसम दी है मैंने, करना पड़ेगा। अमित ने रानी की जिद पर माँ का नंबर अनमने मन से ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन दिल से रिश्ता नहीं तोड़ पाया। अगले दिन वो चुपचाप मोबाइल स्टोर गया, सुनीता के लिए नया फोन और सिम खरीदा। रानी, तुम्हारा पति आज मोबाइल स्टोर गया था, नया फोन और सिम लिया है। सुना है तुम्हारी माँ के लिए है। क्या? और सुन, किसी होटल का नाम भी लिया था, कह रहे थे वहीं मिलना है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर देर मत कर, सीधा पीछा करो, रंगे हाथ पकड़ लो दोनों को। ठीक है भाभी, अब ये खेल मैं खत्म करूंगी। रानी माँ और अमित पर शक करते करते होटल तक पहुंच जाती है। वो उन्हें कमरे में जाते देख लेती है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। गुस्से और भावनाओं से भरी रानी सच्चाई सामने के लिए हंगामा खड़ा कर देती है। मुझे अभी उस कमरे में जाना है जहां मेरी माँ और पति गए हैं। मैडम, कृपया शांत हो जाइए, ये एक पारिवारिक आयोजन है। होटल के बाहर हंगामा मचता है और कमरे का दरवाजा खुलते ही चित्रा, विजय, रोहन, सुनीता और अमित एक साथ बाहर आ जाते हैं। रानी की आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। तुमने तो हद ही पार कर दी रानी, अब क्या हम बुजुर्ग एक कमरा भी साथ नहीं ले सकते? रानी सारी कहानी और अपने शक की बात पूरे परिवार को बताती है, जिसे सुनकर उसका परिवार कहता है, बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन इनसे तो रिश्ते टूट जाते हैं। भाभी, शक का इलाज नहीं होता, पर तुमने तो शक से सब बर्बाद कर दिया। रानी, तुमने मुझे नहीं, माँ को चोट पहुंचाई है। उनकी ममता पर सवाल उठाकर तुमने माँ को मार डाला। जिस बेटे के लिए दिन रात खुशियां सोचती रही, उसी ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने जो सोचा वो सब गलत था। भैया, 1 महीने से सुनीता माँ के साथ मिलकर आपके जन्मदिन की प्लानिंग कर रही थी, जो 2 दिन बाद है। रानी शर्म से सर झुकाए आंसू बहाती वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन आता है। पूरे परिवार ने बिना कोई शिकवा किए सरप्राइज पार्टी दी। घर सजाया गया, मिठाइयां थी, हंसी थी। अमित ने उसे एक कार और शानदार पार्टी गिफ्ट कर सबको भावुक कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, आज तुम्हारा दिन है बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं रानी, और हमेशा थे। मैंने सब बर्बाद कर दिया, खुद की खुशियां भी और सबका भरोसा भी। मुझे माफ कर दो सब लोग, अब कोई गलती नहीं होगी। तुम ही मेरी दुनिया हो, हर बार की तरह आज भी माफ कर दिया। बेटा, आज के दिन रोते नहीं, खुश रहो, हंसती रहो और अपना घर आबाद रखो। गलत फहमियों की धुंध छंट चुकी थी। रिश्तों की गर्माहट ने सब कुछ फिर से जोड़ दिया था। प्यार, भरोसा और एक नया सवेरा। ये कहानी शुरू होती है किरण के घर से। किरण की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। अब बारी थी किरण के छोटे भाई की, जिसकी शादी का रिश्ता लेकर आए दिन किरण अपने मायके आती रहती। ये देखो मम्मी, कैसी है ये लड़की, मेरे चाचा ससुर की बेटी है। बहुत अच्छी है बेटा, कितना प्यार करती है तू अपने भाई से। इतने रिश्ते कटने के बाद फिर तू रिश्ता ले आई, कितनी परेशानी हो जाती होगी तुझे। ये तो है मम्मी, मेरी शादी के वक्त भी किरण बड़ी परेशान रहती थी। मेरे वक्त तो 1-2 रिश्ते में ही शादी फाइनल हो गई थी, पर न जाने प्रेम की कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है जो रिश्ता होते होते ही टूट जाता है। वैसे पंडित जी भी कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर आए थे, जिसमें से प्रेम को भी 1-2 लड़कियां पसंद आई है। ये पसंद वसंद ना कुछ नहीं होता मम्मी, आज ये पसंद कल वो पसंद, पसंद से घर संसार नहीं चलता। कुछ होना चाहिए लड़की के पास, खाली हाथ आने वाली नहीं चाहिए मम्मी। मेरा मतलब है उसमें संस्कार तो होने चाहिए। ऊपर से इन सब के परिवारों का कुछ पता ही नहीं है, न जाने किस घराने की होगी। हमारा स्टैंडर्ड मीट कर भी पाएगी या नहीं। मैं अपने प्रेम की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए रिश्तेदारों में शादी करना सही रहता है। देखी परखी रहती है लड़की। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। मैं एक बार मिल लेता हूँ आपके चाचा ससुर की बेटी से। अरे मिलकर क्या करेगा भाई, वैसे भी ना वो बड़ी शर्मिली सी है, किसी से मिलना नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ हमें सीधा प्रेम की सगाई कर देनी चाहिए। अरे पर इतनी जल्दी कैसे सब कुछ होगा बेटा? मेरे 2 भाई है ना मम्मी, वो कर लेंगे तैयारी। और हाँ, विनीत और प्रेम, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, सगाई में मुझे कुछ बड़ा चाहिए,
इस बार मैं कम में नहीं मानने वाली। तुम्हारे जीजा जी को चाहिए स्प्लिट एसी और मुझे सोने के कंगन। कुछ ऐसी थी किरण। मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। इसलिए उसने विनीत की शादी ऐसी लड़की ढूंढकर करवाई जिसके मुंह में बोली ना हो। और सच में सीमा के मुंह में बोली थी भी नहीं। आए दिन किरण अपने मायके आकर बैठ जाती और सारा काम अपनी भाभी से करवाती। इस बार अगर प्रेम की पत्नी गलती से भी समझदार आ जाती तो किरण का अपने मायके में आना दुश्वार हो सकता था। इसीलिए वो प्रेम का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में करवाना चाहती थी। और अगले ही दिन प्रिया के परिवार वाले प्रेम को देखने उसके घर आते हैं। किसी खाते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मम्मी, आखिरकार ससुराल की बात है। इस प्रेम की शादी करवाने में मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैंने सब कुछ रख दिया है। ये मिठाइयाँ, ये नाश्ता। इतनी हल्की मिठाई, सफेद रसगुल्ले कौन खिलाता है मेहमानों को? भाभी, आप तो मेरे ससुराल में मेरे मायके की इज्जत घटवा कर रहोगे। लड़की वाले ना यही सब तो नोटिस करते हैं। अब मैं समझी, इसी कारण से बेचारे प्रेम का रिश्ता नहीं हो रहा। ये रसगुल्ले हटवाइए और यहाँ पर बर्फी रखिए। समोसे, उफ, आजकल कौन खाता है समोसे? हटवाइए इसे, किसी बेकरी शॉप से पेटिस मंगवा लीजिए। और दोनों परिवार आपस में बातचीत शुरू करते हैं। प्रिया, वैसे तुमसे मैं ज्यादा मिल नहीं पाई हूँ, पर तुम्हारी जितनी भी तारीफ सुनी है बहुत ज्यादा सुनी है। जी, जॉइंट फैमिली का घर है प्रिया। ये मत समझना कि मेरे मायके में तुम शादी करके आ जाओगी और मैं तुम्हें बिल्कुल छूट दे दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो तो मुझे भी पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है मैंने। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, जिस तरह आपने ताऊ जी के घर को संवार कर रखा है वैसे ही मैं भी इस घर को संवार कर रखूंगी। बाप रे, ये तो बोली चाली में बड़ी तेज है। कोई ना कोई दिमाग लगाकर इस रिश्ते को मना करवाना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये सीधी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस घर में आ गई तो मेरा इस घर से दाना पानी उठने में वक्त नहीं लगेगा। पर कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। इसके पहले कि किरण कुछ कहती, विनोद कहता है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है ममता जी, अब आप बताइए। एक तो आप मेरी बेटी के रिश्तेदार, तो हमारे भी रिश्तेदार हैं। बच्ची अगर अपने ही घर में आएगी तो उससे अच्छा हो ही क्या सकता है। किरण भी तो यही चाहती है, क्यों किरण? प्रेम की तरफ से भी हाँ है मम्मी, ये तो मैं उसका चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। तो रिश्ता पक्का करते हैं और अभी के अभी नेक कर देते हैं। और इस तरह प्रेम और प्रिया का नेक हो जाता है। नेक के बाद अब रोज प्रिया और प्रेम की फोन पर बातें होने लगती है, जिस पर प्रेम एक दिन उससे कहता है, तुम फिक्र मत करना प्रिया, मैं तुम्हारे घर वालों का ज्यादा खर्च नहीं लगने दूंगा। जो होगा हम डिवाइड कर लेंगे, या उससे ज्यादा भी अगर मैं कर पाऊं तो कोशिश करूंगा। 75-25 कर लेंगे। अच्छा, मैं ना तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ, दीदी को कुछ पैसे भेजने हैं। अच्छा, कोई बात हुई है क्या? मैं भेज दूं पैसे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, दीदी ट्रीटमेंट ले रही है बेबी के होने के लिए, तो एक्सपेंसेस जो उसके होते ना वो मैं ही उठाता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। जितना सोचा था भाभी तो उससे भी ज्यादा समझदार निकली। हमारा पूरा खानदान जानता है कि भाभी खुद बच्चा नहीं करना चाहती ताकि उनकी फ्रीडम ना चली जाए, और बच्चे के नाम से ये पैसे ऐंठ लेती है। छी। कुछ दिनों बाद प्रेम और प्रिया की सगाई हो जाती है और आ जाती है शादी की तारीख। लहंगे का शॉपिंग करने प्रिया प्रेम के साथ निकल रही थी कि किरण उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे बाबा, तुम दोनों तो सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर दोगे और मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ना बाबा ना, मुझे विश्वास नहीं है, मैं भी साथ चलूंगी। और किरण भी अपने भाई भाभी के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है और मार्केट के सबसे महंगे दुकान में जाती है। नहीं भैया, वो नहीं, वो वाली पीस जो मैनिक्विन ने पहनी हुई है। बहुत अच्छा पीस पसंद किया है दीदी आपने। ये हमारे दुकान का सबसे बेस्ट पीस है, 1 नंबर माल है। 80,000 का लहंगा है। अरे भैरव, निकाल कर ला जरा। मेरे घर की आखिरी शादी है, अब मेरा भाई इतना तो मुझ पर खर्च कर ही सकता है। क्यों प्रेम, चल दे पैसे। 80,000 का बिल देखकर प्रेम का तो दिमाग हिल जाता है, पर प्रिया सब कुछ समझ जाती है। कितने पैसे हैं अकाउंट में अभी? 70,000। 10,000 मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं। दीदी को लेने दो लहंगा, मैं मम्मी की पुरानी साड़ी पहन लूंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। 30-40 साल पुरानी डिज़ाइन की साड़ी आजकल वैसे भी फैशन में है।
प्रेम की माली हालत से किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसका भाई कैसे उसके इतने सारे खर्च उठाएगा। वो तो अपना शौक पूरा करती रहती है। और 2 दिन बाद प्रेम से शादी कर प्रिया उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, ऐसे अंदर नहीं आ सकती हो भाभी। क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम मेरी भाभी हो गई हो। तो भाभी जी, इस दहलीज को क्रॉस करने के लिए कम से कम आपको सोने की चेन तो अपनी ननद को देनी ही होगी, है कि नहीं भाइयों? अरे मेरे भाई ने दहेज भी नहीं लिया, शादी का खर्चा भी उठाया। अब इतना तो आप कर ही सकती हो भाभी जी। प्रिया अपने गले से सोने का चेन निकालकर अपनी इकलौती ननद किरण को पहना देती है और अंदर आ जाती है। अब और नहीं दीदी, अब इस घर की बहू बन गई हूं मैं। अब आपकी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। अपने ससुराल आते ही प्रिया अपने ससुराल के सारे कामकाज को संभालने में लग जाती है। शादी की अगली सुबह जहां सब थके हारे सो रहे थे, प्रिया मेहमानों का रिटर्न गिफ्ट पैक करना शुरू कर देती है। अरे तू उठकर सीधा रसोई में आ गई, क्या जरूरत थी अभी रसोई में आने की? हाँ, अभी मेहंदी उतरी कहाँ है तेरी? कम से कम 10-15 दिन तो रुक जा, फिर तो पूरी जिंदगी यही काम करना है। अपने ससुराल को संभाल लिया ना भाभी, उसके बाद आगे मैं जितना चाहूँ आराम कर सकती हूँ, पर अभी सब बिखर जाए तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ देर बाद सब धीरे धीरे अपने कमरों से निकलकर बाहर आने लगते हैं। ये अच्छा किया प्रिया कि तुमने सभी के लिए रिटर्न गिफ्ट पैक कर दिए। आज शाम तक तो सब चले जाएंगे ना मम्मी? आपके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट पैक किया है दीदी। वैसे आपको भेजने का मन तो नहीं है मुझे। भेजना भी क्या, पास ही तो रहती है आप, जब चाहे आ सकती है। पर वो क्या है ना दीदी, कल से खराब दिन शुरू हो जाएंगे और खराब दिन में ससुराल जाना मुझे तो सही नहीं लगता। भगवान ना करे किसी को कुछ हो गया तो। आज तो अच्छा दिन है, आज ही आप नियम करने के लिए अपने ससुराल लौट जाती तो अच्छा होता। जीजा जी तुमसे बड़े खुश होने वाले हैं प्रिया, 1 सेकंड वो नहीं रह सकते किरण के बिना। फिर तो अच्छा है, पैकिंग में हेल्प चाहिए होगी तो बोलिएगा दीदी। और प्रिया किरण को उसके ससुराल भेजने का इंतजाम कर लेती है। पर जाते जाते भी किरण अपनी आदत से मजबूर अपनी बड़ी भाभी से कहती है, ये साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है भाभी। नहीं अच्छी लग रही है तो तू ले ले। जाओ सीमा, साड़ी बदल लो और ये साड़ी किरण को दे दो। बेचारी सीमा कमरे में जाती है और साड़ी बदलकर किरण की मांगी हुई साड़ी उसे दे देती है। साड़ी लेकर किरण खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। किरण के जाते ही दोनों बहू एक साथ मिलकर हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। बड़ी हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी ममता तेरे घर से। बाहर से गुजरते वक्त मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। मानना पड़ेगा, नई बहू खुशहाली लेकर आई है। इसी तरह सीमा और प्रिया साथ में ही रहना हमेशा। कहते हैं जिस घर में देवरानी जेठानी एक होकर रहती है ना, उस घर को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। कोई तोड़ भी नहीं पाएगा आंटी जी। प्रिया ये कहती है कि तभी उसे किरण की आवाज सुनाई देती है। कौन तोड़ रहा है घर? किसका घर? तो मेरा टूट रहा है प्रेम, क्या बताऊं। क्या हो गया दीदी? अरे मेरी सास की तबीयत बहुत खराब होती है, इनसे जितना हो रहा है ये कर तो रहा है। तू तो जानता है ना अपने जीजा को, अपना घर बेचकर भी अपनी माँ को बचाने तक की कोशिश कर रहे हैं। ये भाड़े के घर में आ जाएंगे हम, और क्या ही हो जाएगा। पर ये कमाते ही कितना है, कैसे ये सारा खर्च मैनेज करेंगे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया आप बताइए क्या करें? अरे करना क्या है किरण, तू फिक्र मत कर, हम दोनों तेरे भाई है ना, हम सब संभाल लेंगे। ताई जी की तबीयत खराब है, मुझे मम्मी ने बताया नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ घर पर। अरे यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, इसीलिए ना मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मेरी गलती हो गई भैया जो मैं यहाँ आ गई। आप अच्छी तरह जानती है भाभी कि जो आपका मायका है वो मेरा ससुराल है। मुझे आदत नहीं है यहाँ के वहां करने की। इन्होंने मुझे सख्त मना किया था कि ये बात तुम्हें पता ना चले, ताकि तुम टेंशन में बेकार में ना आ जाओ। दीदी ठीक कह रही है प्रिया, ये तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारे घर वाले ही नहीं चाहते होंगे कि तुम मायके की टेंशन के कारण यहाँ अपसेट रहो, इसलिए तुम अपना ये घर संभालो और दीदी को वहां अपना घर संभालने दो। दीदी क्या संभाल जी है वो तो मैं जानती हूँ प्रेम, पर आप दोनों भाई नहीं समझ रहे हो। और इस तरह किरण का ये ड्रामा चलता ही रहता है। आए दिन किसी न किसी बहाने अपने मायके आ जाती और कभी अपने बड़े भाई से तो कभी अपने छोटे भाई से पैसे मांगती। घर पर जो सामान अच्छा लगता वो उठाकर ले जाती। एक सुबह यूं ही किरण अपने मायके आकर सोफे पर बैठ जाती है और फरमाइशें करना शुरू कर देती है। अपने हाथों का खा खाकर तो मैं बोर हो गई हूँ। बताइए भाभी क्या बनाया है आपने? बहुत अच्छे समय पर आई हैं दीदी आप।
पोहे बनाए हैं, परोस दूं? सस्ते में निपटाना चाह रही हो ना भाभी? यही तो बात होती है ना। 2 दिन ननद अपने मायके के आ जाती है, उसके बाद उनको सूखी रोटियां डालने लग जाते हैं लोग। भाभी का मायका कितना स्ट्रांग है ये तो हम जानते ही हैं। फिर भी मैंने विनीत को समझाया कि नहीं, किसी लड़की का भला हो जाएगा, पर कहते हैं ना, बाप के जाने के बाद भाभियां कब तक आपके मायके को अपना रहने देती है। माँ तो खुद तुम लोगों पर आश्रित है, वो भी क्या बोलेगी, मेरी गलती है, मुझे आना नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों समझ रही है बेटा? रुक, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर ला देती हूँ। तभी विनीत कमरे से बाहर आता है और ये सब सुनकर कहता है, क्या काम रहता है घर में सीमा? तुमसे रसोई नहीं संभल रही तो मुझे बताओ, एक काम वाली रख लूंगा। पर यह क्या बात हुई? किरण को अपने मन का खाना भी नहीं मिल रहा, जिस कारण मम्मी को इस उम्र में रसोई में जाने की सोचनी पड़ रही है। भैया वो बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। और भाभी ने कौन सा खाना बनाने से मना किया है? उन्होंने तो बस बताया था कि पोहा है खाने में। मैं क्या आ गई, इस घर में बहस शुरू हो गई। मेरी ही गलती है बाबा, मेरी गलती। तेरे पास नॉइस कैंसलेशन वाला ईयरफोन है ना, वो दे दे विनीत, मैं कान में डालकर बैठ जाती हूँ। ओहो, इनके हेडफोन पर भी नजर थी दीदी की, और आखिर में ले भी लिया। हद है दीदी आप भी। इस तरह अब किरण के कारण आए दिन घर में छोटी मोटी बहस हो जाया कर। एक रोज किरण प्रेम से कहती है, मेरी शादी के वक्त तो तुम लोगों ने कितना खर्च किया था, ये तो जग जाहिर है। अब अच्छा खासा कमाते हो तुम दोनों, मुझे गाड़ी निकलवा दो, मेरा बच्चा होगा, डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल कैसे पहुंचूंगी मैं? ये ऑटो के चक्कर में रही ना तो पता चला रोड में ही डिलीवरी हो गई। अरे दीदी, प्रेम पर तो पहले से ही 2-2 लोन है। हमारी शादी के वक्त उसने लोन लिया था, फिर आपको जो सोने का सेट दिलवाया था ना इन्होंने, उसका लोन भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब फिर से एक लोन कैसे उठा पाएंगी ये? कोई बात नहीं ना प्रिया। दीदी को अपने होने वाले बच्चे की टेंशन है, पर शायद आपको नहीं है। खुद की कमाई कितनी है आपकी, एक्स्ट्रा पैसा बचता है क्या? नहीं ना। फिर अगर मुझे बच्चा हुआ तो वो क्या खाएगा, हवा? या फिर दीदी उसे रख लेगी? आज पहली बार प्रिया बोली थी। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती दीदी, आपका भी एक ससुराल है, आप भी कोई फ्री तो है नहीं, 100 काम होते होंगे आपको। चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना है। मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना है, भाभी भी मंदिर जाने वाली है, और ये तो ऑफिस चले जाएंगे। खाली घर में आप दीवारों से बातें करेंगी क्या? प्रिया अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती है। इस दिन के बाद जब भी किरण फोन करके मायके आने की बात कहती, प्रिया कोई ना कोई बहाना बना देती। मैं घर से निकल गई हूँ प्रिया, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओहो दीदी, आप आ रही हो? हम सब ना डिज्नीलैंड जा रहे हैं, गाड़ी में तो जगह भी नहीं है। मैं तो खुद इनकी गोदी में बैठकर जाऊंगी, अगर स्पेस होता ना तो मैं जरूर आपको बताती। और इस तरह प्रिया किरण को अपने ससुराल आने से रोकती रहती है। पर कब तक? किरण को तो आदत थी अपने भाइयों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे हर बार कुछ न कुछ लेने की। और इस बार जैसे ही किरण बिना फोन किए अपने मायके पहुंचकर फिर प्रेम से कुछ मांगती है, तो प्रिया अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। सिर्फ तुम सामान क्यों बांध रही हो प्रिया? मैं भी सामान बांधूंगी, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। अगर आपने जरूरत के नाते या किसी हक से अपने भाइयों से कुछ मांगा होता ना दीदी, तो हमें बुरा नहीं लगता। पर आप प्रेम या हक से नहीं, आप लालच में अपने भाइयों से हर बार कुछ ना कुछ मांगती रही। कितनी बार इनकी जेब में पैसे नहीं होते थे, इन्हें उधार मांगकर आपको पैसे देने पड़ते थे, पर आपको फर्क नहीं पड़ा। ये आपका घर है और ये आपके भाई। आप अपना घर और अपने भाइयों के पास ही रहिए, हम दोनों बहू इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। किरण, तेरी शादी हो गई है, तेरा घर बस चुका है, यह घर मेरी बहुओं का है। अब मेरी बहुओं को जो सही लगेगा वही इस घर में होगा। अगर तुझे इस घर में बेटी के नाते आना है तो आ, पर किसी वसूली करने के लिए आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्रेम देख रहा है ना माँ क्या कह रही है मुझे। माँ का कहना तो हम सबको मानना पड़ता है दीदी, जो उन्होंने कह दिया वही सही। और इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अपनी ननद से बचा ही लेती है।